ठीक है, नेक्स्ट देखें लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फंक्शन की लिमिट है। कैसे मालूम करते हैं? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन सम इंटरवल। ठीक है, फंक्शन किसी इंटरवल में होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू किसी इंटरवल में होगी। देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू मालूम करूँ और ये इक्वेशन हुआ आपकी, तो ये इस इंटरवल से बाहर है एक्स। ठीक है, तो उस इंटरवल के अंदर ही होनी चाहिए जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है जिस पे वो डिफ़ाइन है। ठीक है, हर फंक्शन की मैंने आपको कहा कर्व बनती है, लाइन बनती है, वो आप उसको जो है प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपका वो एक्स उस प्लॉट से ही बाहर होगा तो आप लिमिट वगैरह मालूम ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उस इंटरवल के अंदर ही होगा एक्स वैल्यूज एक्स इन सम इंटरवल एंड इफ़ एक्स अप्रोचेज अ गिवन नंबर ए इन दैट इंटरवल। उस इंटरवल के अंदर ही किसी नंबर को अगर एक्स अप्रोच कर रहा हो तो एफ ऑफ एक्स भी किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच करेगा। अगर वो उस इंटरवल से बाहर होगा तो लिमिट जो है वो किसी भी डेफिनेट नंबर को अप्रोच ही नहीं कर, किसी भी नंबर को अप्रोच ही नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए को, किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सम डेफिनेट नंबर जो कि उसने एल से डिनोट किया, किसी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एल से डिनोट किया है। व्हेन एक्स इज़ वेरी नियर टू ए, एक्स अप्रोचेज टू ए का यही मतलब है ना कि बहुत ही करीब ए से, वेरी नियर टू ए, देन एफ एक्स विल बी वेरी नियर टू एल। मैंने यहाँ पर बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 का मतलब जो अगर आपकी लिमिट 25 आ रही है तो वो 25 उसका आंस नहीं है बल्कि उस फंक्शन की लिमिट है। यानी उस वो एक्स उस वो फंक्शन जो है वो 25 को अप्रोच कर रहा है, वो उसकी वैल्यू 25 नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम किया था वो एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 25। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू 5 है, तो वो फंक्शन भी 25 को अप्रोच कर रहा है, ना कि 25 है। ठीक है, ये यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है थ्योरम ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस पे जो है वो आपकी जो लिमिट्स है उसके कुछ थ्योरम है, जैसे कि हमने कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये वाले भी पढ़ा है। तो लिमिट में भी इसी तरह के कुछ रूल जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी भी कांस्टेंट की आप लिमिट मालूम करें तो वो आपको कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या होगी? ठीक है, सपोज़ करते हैं लेट एफ ऑफ एक्स आपका 3 है। ठीक है, तो हमने क्योंकि लिमिट में 5 पुट करना था, यहाँ पर भी यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 5 है ही नहीं। ठीक है, तो जो मर्ज़ी की आपकी एक्स की वैल्यू हो तो वो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। यानी कि जो भी कांस्टेंट k है, यहाँ पर मैंने k इज़ इक्वल टू 3 ले लिया है, तो किसी भी कांस्टेंट की जो लिमिट होगी, यहाँ पर देखें मैं पुट करता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 5 और एफ ऑफ एक्स क्या है? 3, क्या होगी? वो आपकी 3 ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू में अगर लिमिट पुट करेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। क्योंकि लिमिट तो हम वेरिएबल की मालूम करते हैं ना कि उस वेरिएबल को वो अप्रोच कर रहा हो, तो कांस्टेंट को अगर उसकी लिमिट ले रहे होंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। उसके बाद है सम रूल। यानी अगर आप दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो उनकी लिमिट मालूम करें तो आप जो है वो उनको अलग अलग हर फंक्शन की लिमिट को मालूम करके दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वो इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को ऐड करके फिर उसकी लिमिट मालूम करें, या आप लिमिट मालूम करें एफ ऑफ एक्स की और लिमिट मालूम करें एफ जी ऑफ एक्स की, दोनों को बाद में ऐड करें तब वो दोनों इक्वल होंगे। ये आपका सम रूल है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस रूल इसी तरह है कि अगर आपके दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो उनको माइनस करके उनकी लिमिट मालूम करें, वो इक्वल टू आएगा कि अगर आप दोनों की फंक्शन की अलग अलग लिमिट मालूम करके उनमें से माइनस कर दें तब वो दोनों फिर भी इक्वल होंगे। ये आपका डिफरेंस रूल है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी लिमिट मालूम करनी हो तो आप दोनों की अलग अलग लिमिट मालूम करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इक्वल होंगे। उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि अगर आपका कांस्टेंट और
कोई आपका फंक्शन आ रहा हो वेरिएबल, तो उन दोनों की अगर लिमिट मालूम करनी हो तो कांस्टेंट की लिमिट आपको पता है कांस्टेंट ही होगी, वो बाहर आ जाएगा जस्ट, और आप जो वेरिएबल आपका फंक्शन है उसकी लिमिट आप मालूम कर लेंगे। इस तरह एंड पे सेकंड लास्ट है क्वोशंट रूल। इसमें क्या है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और उनकी लिमिट मालूम करनी हो तो आप अलग अलग फंक्शन की लिमिट मालूम करने के बाद दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, बाकी किसी में भी नहीं है, कि जी ऑफ एक्स ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा तो वो मैथ में जो है वो अनडिफाइंड होता है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, अनडिफाइंड है। ज़ीरो से किसी भी चीज़ को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट रूल है पावर रूल। इफ़ n इज़ इंटीजर देन लिमिट एफ ऑफ एक्स रेज पावर n अगर मालूम करनी हो तो आप फंक्शन की लिमिट मालूम करने के बाद उसकी पावर n कर सकते हैं। ये आपका पावर रूल है। तो ये कुछ थ्योरम है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जब आप लिमिट मालूम करेंगे तो अगर कोई कांस्टेंट आ रहा होगा लिमिट में तो वो लिमिट से पहले आ जाएगा। अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, क्वोशंट रूल लगा देंगे वहाँ पर कि दोनों को अलग अलग आप लिमिट मालूम करके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स जो है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स आपका होगा एक्स की पावर 3 + 4x + 9 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जी ऑफ एक्स आपका होगा 3 - 9x + 4x की पावर 4, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर देखें क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल में देखें, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो ये काफ़ी आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या है कि आप पहले क्या है उसकी लिमिट मालूम कर लें, इसकी अलग से लिमिट मालूम करें, जो भी है x अप्रोचेस टू a1 है और लिमिट x अप्रोचेस टू a2 है, ठीक है। तो इनकी लिमिट मालूम करें, वो कोई एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कोई भी L1 और इसकी L2 वैल्यू, जो कि हमने लास्ट में देखा था कि कोई डेफिनेट नंबर आ जाएगा जिसको वो अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। उनको मालूम करने के बाद देन L1 × L2 कर देंगे, तो वो आसानी के साथ आप, क्योंकि ये एक नंबर होंगे, या मे बी ये 3 हो सकता है, मे बी ये 5 हो सकता है, ठीक है। तो 3 × 5 करेंगे, आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ईजी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स या जो भी एक्सरसाइज में आएंगी तो ये रूल्स तमाम इस्तेमाल होंगे। इन रूल को आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। मैं इसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट में क्या होगा कि आपके कांस्टेंट की अगर लिमिट लेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगी। सम रूल में क्या है कि अगर आपके दो फंक्शन सम हो रहे हैं, उनकी लिमिट मालूम करनी है तो पहले उनको सम कर लें की बजाय आप अलग अलग लिमिट मालूम करने के बाद उनको सम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंस रूल में क्या है कि दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं और वो कहा गया कि माइनस करके इनकी लिमिट मालूम करें, जैसे कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग उनकी लिमिट मालूम करने के बाद उनको बाद में माइनस कर सकते हैं। ये आपका डिफरेंस रूल है। इसी तरह प्रोडक्ट रूल में क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको पहले मल्टीप्लाई करने से पहले उनकी लिमिट मालूम करने अलग अलग, और बाद में जो भी लिमिट की वैल्यू आई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह कांस्टेंट रूल में क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल में क्या है कि कांस्टेंट और आपका कोई फंक्शन हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कांस्टेंट आपका लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट क्या है, वो कांस्टेंट ही होती है, और जो आपका फंक्शन है उसकी लिमिट आप मालूम कर लेंगे और उसके बाद कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 6 पे है क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल में भी ये बताया गया है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो उनको डिवाइड करने की बजाय पहले आप हर फंक्शंस की लिमिट मालूम करें, ठीक है, और बाद में जो लिमिट की वैल्यू आए उन दोनों को डिवाइड कर दें। ये आपका क्वोशंट रूल हो जाएगा। और अगर आपने लिमिट मालूम करनी हो, पावर ऑफ किसी फंक्शन का पावर हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस फंक्शन की लिमिट मालूम कर लेंगे, देन उसकी पावर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके तमाम रूल जो हैं आपने ज़हन-नशीन रखने हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा हमने ये पढ़ लिया है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो कैसे मालूम करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा उसका मालूम करके बता दिया, लेकिन ये जो भी मैंने वैल्यू बताई है वो आपका डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। किसी भी फंक्शन की लिमिट मालूम करने के दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमने डायरेक्ट मेथड मालूम किया है, अगर किसी फंक्शन की कोई डेफिनेट वैल्यू उसकी लिमिट पुट करने से आ रही हो तो फिर हम उसको डायरेक्ट उस लिमिट उसमें पुट कर देंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। जैसे हमने मालूम किया कि हमने फंक्शन लिया था f of x = x² लिया था, ठीक है,
और लिमिट x अप्रोचेस टू क्या थी 5 एफ ऑफ x। हमने क्या किया था कि इसमें जस्ट आपने x का 5 पुट कर लिया था। क्यों? क्योंकि 5 x अप्रोचेस टू 5 था, तो x की वैल्यू 5 पुट करके यहाँ पर उसका स्केल लिया तो ये 25 आ गया। ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा था। अगर आप इसमें लिमिट पुट करने के बाद 0/0, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इनडिटर्मिनेंट हैं। मैथ में 0/0, इन्फिनिटी या 0 पॉइंट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 1/इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिटर्मिनेट हैं, यानी इनको डिटर्मिन नहीं कर सकते हम। 0 से कोई डिवाइड हो रहा हो, वो आपका इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी को डिटर्मिन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी क्या लिखेंगे आप? कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। दो मेथड हैं आपकी लिमिट मालूम करने के लिए, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि अगर आप लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू में पुट करें तो आपका इनडिटर्मिनेट जो वैल्यूज़ हैं वो ना आए, जो कि ये वाली हैं। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये इनडिटर्मिनेट वैल्यूज़ हैं। इन्फिनिटी ना आए, 0 की पावर इन्फिनिटी ना आए, या आपका 0 से डिवाइड ना हो रहा हो, 0/0 फॉर्म ना बन रही हो। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका डायरेक्ट मेथड होगा। अब एक एग्जांपल नंबर 1 करते हैं डायरेक्ट मेथड से। वैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है आपका, यह क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, x² + 2x। डायरेक्ट मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें, अगर जस्ट मैं वैसे ही यहाँ पर लिमिट की वैल्यू 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 × 3, आपके पास पॉजिटिव नंबर ही कोई आ रहा है, कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है। इनडेफिनेट इनडिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं आ रही, डिटर्मिन वैल्यू हो रहा है ये फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। क्या करेंगे कि आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि लिमिट अप्रोचेस टू 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन आपका है x² + 2x। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x जहाँ पे भी x है वहाँ पर 3 लिमिट पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर + 2 × 3 = 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 + 2 × 3 = 6, 9 + 6 = 15। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, आपके पास डेफिनेट एक वैल्यू आ जाए जिसको हम उसने L कहा था, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट, आपके पास डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास लिमिट पुट करने से। ये आपका है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। उसमें क्या था कि अगर आप उस फंक्शन में ये लिमिट वैसे ही पुट करके देखें तो वो 0/0 फॉर्म बन रही हो, या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, जो कि पहले यहाँ पर आपको मैंने दिखाई है, इन्फिनिटी या 0/0 या 0 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो ये फॉर्म बन रही हो तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। यानी कि आपके पास फंक्शन की लिमिट मालूम करने के बेसिक 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपकी अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही फंक्शन की उसमें लिमिट पुट करने से, तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो वो डायरेक्ट मेथड होगा। और अगर आपकी लिमिट वहाँ उस फंक्शन पुट करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, 0/0 आ रहा है या डिवीजन में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो फिर आप उसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और उसका तरीक़ाकार, उसके नेक्स्ट आगे इनडायरेक्ट मेथड के 3 मज़ीद मेथड हैं। आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कब करेंगे, जिसमें आपके फैक्टर बनना आसान हो, आप वहाँ पर फैक्टर बना लेंगे, वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल उसके फैक्टर नहीं बन रहे, कुछ ऐसी क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ है फैक्टर नहीं बन रही, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। और अगर वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बजाय आप रैशनलाइज हो रहा है, कोई आपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि रैशनलाइज ज़्यादातर वहाँ पे करते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास जज़र की कोई वैल्यू आ रही हो। ठीक है, कोई वैल्यू जज़र के अंदर आ रही है तो वहाँ पर आप रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसी
क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे फंक्शन करेंगे जो जिसके फैक्टर ना बन रहे हो, और अगर फैक्टर ना बन रहे हो और वो जज़र की कोई वैल्यू भी हो तो उसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज हो जाएगा वो। उसके बाद जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन जो भी आंसर आएगा फिर देन उसमें आप लिमिट पुट करेंगे। वो आपका लिमिट पुट करने का या लिमिट मालूम करने का फंक्शन की इनडायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है। इन फैक्टराइजेशन में क्या है, 3 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या है, मेक फैक्टर ऑफ दी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों के आपने फैक्टर बनाने हैं। अगर आपके ऊपर फैक्टर हैं तो उनको रहने देना है वैसे ही, अगर नहीं बने तो उनके फैक्टर बना लेने हैं, नोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर के भी। यानी अगर आपके फंक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है तो नोमिनेटर के भी फैक्टर बनाएंगे और डिनोमिनेटर के भी बनाएंगे। अगर जस्ट नोमिनेटर है तो क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं होगा, जस्ट वो फैक्टर वो फिर वहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट मेथड आपका होगा तो उसमें डिनोमिनेटर भी होगा नोमिनेटर भी होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कैंसिल द कॉमन फैक्टर x अप्रोचेज टू a कॉल्ड डिस्टर्बिंग फैक्टर फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो फैक्टर हम उसमें से कैंसिल आउट करेंगे, या इस तरह कह सकते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे लाजमी तौर पर, जो कि आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाने की वजह बन रहे हैं, ठीक है। उनको डिस्टर्बिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। कि अगर वो फैक्टर मौजूद होगा तो आपका जो है डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं x अप्रोचेज टू a है, x की वैल्यू 2 ले लूँ तो आपका कोई फैक्टर यहाँ पे बन रहा होगा x - 2। तो जब मैं इसमें देखिए 2 पुट करूँगा तो 2 - 2 ये आपका 0 आ रहा है, तो ये आपका डिस्टर्बिंग फैक्टर है। इस फैक्टर को किसी न किसी तरह आपने कैंसिल आउट करना है, या ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप फैक्टर बनाएंगे, या भी आप एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जब आपने डिस्टर्बिंग फैक्टर को आपने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है, तो देन आप उसमें x = a जो आपको लिमिट दी गई है वो उसमें पुट करेंगे और आपको फंक्शन की जो है वो लिमिट आपको मालूम हो जाएगी कि ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। तो अब इनडायरेक्ट मेथड की एक एग्जांपल करते हैं जो कि आपने फैक्टराइजेशन से करनी है, ठीक है, यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखें यहाँ पर x अप्रोचेज टू 1 दिया गया। अगर मैं यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ऊपर 0 चाहे आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखें 1 x की जगह 1 पुट करूँ तो 1 - 1 जो है वो ये 0 - 2/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी ये डिटर्मिन ही नहीं है, मैथ में इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये आप कोई क्योंकि ये 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसको आप डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये 0/0 फॉर्म आ रही होगी या इन्फिनिटी फॉर्म आ रही होगी, इन्फिनिटी आंसर आ रहा होगा। यानी अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूँ तो ये -2/0 = इन्फिनिटी आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी मैथ में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लिमिट हम मालूम नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे जो कि है फैक्टराइजेशन वाला मेथड। फर्स्ट उसका इनडायरेक्ट मेथड का जो सब सेक्शन है फैक्टराइजेशन, वो उससे हम मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, हम ऊपर इसके फैक्टर बना लेंगे। इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ठीक है। ये आपने पहले भी जो है वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड से आपने फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन किए होंगे, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। अब ये फैक्टर आपने यहाँ पर वो पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये रफ़ अमल में फैक्टर इसके बनाने हैं, ठीक है। रफ़ में आपने जाकर इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टराइजेशन वाला आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो किया था। तो फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, x² + x + 2 क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और उसके फैक्टर बनाते थे। तो 2 आएगा, 2 के फैक्टर 1 और 1 को किसी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो यही है इसका फैक्टर है। तो x² x को इसमें लिखेंगे +1x, और यहाँ पर आपको x चाहिए प्लस का, तो x जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास 2 प्लस का आ जाएगा, 2x + 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास अब x आप लेंगे, ठीक है। इसके रफ़ में हम फैक्टर बनाएंगे किसके, x² + x - 2 के, ठीक है। फैक्टर कैसे बनाते थे कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको मल्टीप्लाई करते थे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। 2 के फैक्टर बनाने हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। 1 से पहले देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2 आता है। इसी तरह उसके बाद
2 है, 2 से 1 से करें तो ये फैक्टर पहले ही लेगी, तो यही एक फैक्टर इसका बनेगा। इसमें आपके पास प्लस का 1 कब आएगा, जब आपका 2 प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा, तो आपके पास प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इसमें x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 और -1 कॉमन x प्लस 2, तो ये फैक्टर आपके x प्लस 2 इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन है और x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई मसला आ रहा है तो दोबारा यहाँ पर हमारा, अगर किसी ने फैक्टराइजेशन समझ नहीं है तो यहाँ पर आई बटन में हमारा जो है वो वीडियो का लिंक आ रहा है, इसमें मैंने फैक्टराइजेशन समझाया है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर बन चुके हैं x प्लस 2 और x माइनस 1, और नीचे देखें x इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। तो देखें ये डिस्टर्बिंग फैक्टर यही था, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करें तो 0 आ रहा था, ये आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 2 ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x जो है वो पुट करूँ 1, तो ये 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब मैं इसकी वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा, x को पुट कर दूँगा x इज़ इक्वल टू 1 के, लिमिट मालूम करने के लिए। ये क्यों इज़ इक्वल टू 1 होगा, या हमने क्यों इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है, ये अभी हमने जब फंक्शन की मैंने आपको लिमिट का समझाया था कि किसी भी वेरिएबल की लिमिट मालूम करने के लिए क्या होगा कि अगर वो वेरिएबल इतना छोटा उसका फैक्टर आ जाए तो वो वेरिएबल x के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, a इज़ इक्वल टू x ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 और नीचे भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी 3, यानी कि ये फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका, इसको h मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके पॉइंट्स देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपके पास x होता है उसकी जगह आप पुट कर सकते हो a प्लस h। ठीक है, x की क्या पुट करते क्या हैं a प्लस h इन दी गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसमें a प्लस x की जगह a प्लस h कर देते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट आपको दी होती है x अप्रोचेस टू a के। ठीक है, तो उसको आप चेंज कर देते हैं x अप्रोचेस टू 0 के। जब आपने x a प्लस h कर दिया है तो आपका x अप्रोचेस टू a से h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा एंड सिंप्लीफाई। देन फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे h को, क्योंकि h 0 आपने पुट करना है तो डिनोमिनेटर में आपको h नहीं होना चाहिए खाली, क्योंकि वो फंक्शन को 0 कर देगा। तो हमने h को कैंसिल करना है क्योंकि ये डिस्टर्बिंग फैक्टर हो h है, नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। ठीक है, देन आपने h इज़ इक्वल टू 0 पुट करके उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। अभी हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो है अभी हम सॉल्व करेंगे, उससे एक एग्जांपल। तो ये आपके पास एक लिमिट है जो आपने x अप्रोचेस टू 3 पे आपने मालूम करनी है। देखें यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं बन रहे, अगर आप फैक्टर बना के देखेंगे भी तो ये आपके पास एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसके फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल है। नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन जाएंगे, लेकिन फैक्टर को फैक्टर से कैंसिल आउट भी तो करना है ना। तो ऊपर वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसके आप फैक्टर बनाने बैठेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन फिर आपने उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इंडायरेक्ट मेथड का सेकंड पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, आपने x की जगह पुट कर देना है, x के इक्वल कर x पुट कर देना है 3 प्लस h। ठीक है, और आपकी लिमिट जो x अप्रोचेस टू 3 थी वो आपकी अब हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 के। तो यहाँ पर x जहाँ पे भी x है आप वहाँ पर 3 प्लस h पुट करेंगे और लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 के। x की क्या पुट करेंगे 3 प्लस h, इसका क्यूब ले लेंगे, -4 इंटू 3 प्लस h स्क्वायर प्लस 9, और नीचे भी इसी तरह 3 प्लस h का होल स्क्वायर -3 प्लस h -6। ठीक है, इसको इस तरह अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे आप। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, क्यूब वाला फार्मूला आपको आता होगा, 3 का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3h इंटू 3 प्लस h आपके पास आ जाएगा, और
4 इंटू स्केयर वाला फार्मूला 3 का स्केयर प्लस h का स्केयर प्लस 2 3h प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि a प्लस b का जो क्यूब है वो आपके पास बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और इस तरह a प्लस b का स्केयर जो है वो इक्वल टू होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, यही मैंने इसको यहाँ पर किया है। और इस तरह नीचे भी आपके पास आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस h का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h माइनस 3 माइनस h माइनस 6। h अप्रोचेस टू 0। 3 का क्यूब 27 प्लस h क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9h इंटू 3 प्लस h माइनस 4 इंटू 3 का स्केयर जो है आपके पास 9 आ जाएगा प्लस h स्केयर प्लस 2 इंटू 3 6h प्लस 9। इस तरह 3 का स्केयर आपके पास 9 प्लस h स्केयर प्लस 3 इंटू 2 6h माइनस 3 माइनस h माइनस 6। लिमिट x h अप्रोचेस टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी ये 27 प्लस h क्यूब प्लस 9h इंटू 3 27h प्लस 9h इंटू h 9h स्केयर माइनस 9 इंटू 4 36 प्लस माइनस माइनस 4h स्केयर माइनस 4 इंटू 6 24h प्लस 9। इस तरह डिवीजन में देखें तो h स्केयर पहले लिख लेंगे। h स्केयर 6h और माइनस h ये आपके पास प्लस का 5h आ जाएगा और 9 प्लस का है 3 माइनस का है 6 माइनस का है तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ऊपर भी जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 27 है प्लस का और माइनस 36 है और इसके बाद 9 है। 27 प्लस 9 आपके पास 36 ही आ जाएगा प्लस का और 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जस्ट h रह जाएगा। h की क्यूब एक ही है, h क्यूब लिखेंगे। उसके बाद h स्केयर वाला लिखेंगे, वो आपके पास 2 है 9 माइनस 4h 4 प्लस 5h स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है h वाले 27 और माइनस 24 आपके पास 4h आ जाएगा 3h आ जाएगा। 27 माइनस 24 प्लस का 3h। ठीक है, और कांस्टेंट आपके पास कट कैंसिल आउट हो चुका है तो यहाँ नीचे आ जाएगा h स्केयर प्लस 5h। देखिए अभी भी आप अगर आप h लिमिट पुट करें तो ये 0 डिवीजन में आ रहा है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। ऊपर से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लिया h स्केयर प्लस 5h प्लस 3 आपके पास आ जाएगा और नीचे भी h को कॉमन ले लेंगे h प्लस 5 आ जाएगा तो ये h कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्केयर प्लस 5h प्लस 3 ओवर h प्लस 5। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो ये 0 नहीं आ रहा क्योंकि नीचे 5 आ गया प्लस 5 कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। हमने ये रूल पढ़ा था कांस्टेंट का। तो अप्लाइंग लिमिट यहाँ पे लिख देंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या है h जहाँ पर h है वहाँ पे 0 आप पुट कर देंगे। 0 का स्केयर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 ओवर 0 प्लस 5। तो ये आपके पास ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वैसे 0 है। तो आपके पास 3/5 इसकी फ़ंक्शन की लिमिट आ जाएगी, यानी कि ये फ़ंक्शन 3/5 को अप्रोच कर रहा होगा।